आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैक बोर्ड में क्लास 11th में जिन लोगों का साइंस है, जिन बच्चों का साइंस है, साइंस में फिजिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मॉडल सेट कल ही यानी कि 9 फरवरी को जारी हुआ है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आराम से देखना, पूरा सॉल्यूशन देखना, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखें। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो आप मैं कुछ आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 2023-24 झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र है, ये आपका MCQ टाइप है, क्लास 11th का है, फिजिक्स का है। आपको समय मिलेगा 1 घंटा और फुल मार्क्स है 40। ठीक है, तो हम आज यही देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, और हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन अभी मैं लाने वाला हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा है, हमसे क्वेश्चन है हमारा पहला चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन से है। देखो कितना इजी है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट, बेस एसआई यूनिट हमसे पूछा है, तो वो होते हैं 7 भाई। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर सवाल है 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू। देखो 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो बेसिकली ये एक होता है डिस्टेंस, लाइट के द्वारा 1 साल में कवर किया गया डिस्टेंस। ठीक है, तो वो होता है हमारा 9.46 इंटू 10 का पावर 15। ठीक है, मीटर में, तो 9.46 10 का पावर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। तीसरा नंबर सवाल है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो बेसिकली ये जो होता है ना हमारा जी, बड़ा जी, छोटा जी नहीं, बड़ा जी। तो बड़ा जी का डायमेंशन पूछा है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो चलते हैं पेज पे और वहाँ इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम आ गए अपने पेज पे। ठीक है, तो आप जानते हो अगर कोई मास m1 और कोई मास होता है m2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और अगर वो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो फोर्स लगता है हमारा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r²। तो हम यहाँ से g का वैल्यू निकालेंगे, तो इस r को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2 को नीचे ला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा g इज इक्वल टू FR² बाय m1 m2। ये मैंने ऐसे किया, इस g को यहीं रहने दिया, r² को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, g को यहीं रहने दिया, m1 m2 को नीचे ला दिया। जी, इसका हमसे डायमेंशन पूछा है, तो बस आप सबका डायमेंशन लिख दो और हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ सबका डायमेंशन लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। तो हमने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया MLT-2। अब यहाँ तो r² है, तो r क्या था, इन दोनों के बीच में लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो L का पावर हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, नीचे m1 m2 है, तो एक m के लिए एक, m1 के लिए 1 m और m2 के लिए 1 m। अब यहाँ से देखो जो कट है उसे काट दो, तो m कट जाएगा, और यहाँ देखो L2 है और यहाँ 1 L है, तो यहाँ हो जाएगा L3। ठीक है, T-2 है, तो T-2 को हम T-2 ही लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला m है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये m हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा m L3 T-2। यही है हमारा डायमेंशन किसका, बड़ा जी का। ठीक है, चलो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। इसमें आंसर हमारा आया था m-1 L3 T-2। तो देखो ये है ऑप्शन नंबर C इज आवर राइट आंसर। चौथे नंबर सवाल पे, हाँ, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम t and with uniform velocity v2 with next equal time the average velocity is given by। तो बेसिकली ये फॉर्मूले में से कौन सा इसका v एवरेज हो जाएगा, तो इसके लिए हमें फिर पेज की जरूरत पड़ेगी। तो चलो चलते हैं पेज पे। आ गए हम अपने पेज पर, और ये देखो क्वेश्चन हमसे पूछा था ना, बोल रहा था कि कोई ये है ऑब्जेक्ट है, हमने गाड़ी मान लिया है, खैर हमारा ड्राइंग खराब है, कोई बात नहीं। तो ये ए से बी कोई डिस्टेंस कवर करता है, और बी से सी भी कोई डिस्टेंस कवर करता है, और वो ए से बी कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका वेलोसिटी वो v1 से कवर करता है, और जब वो बी से सी जाता है तो वो v2 से वो डिस्टेंस कवर करता है, और टाइम इसका लगता है t, टाइम सेम लगता है। तो आप एक बात याद रखें, हमेशा आप इसे रट्टा मार ले, अगर टाइम सेम लगता है ना तो हमारा जो
वी एवरेज का फॉर्मूला आता है, ये कब लगेगा, व्हेन टाइम इज इक्वल। जब टाइम इक्वल रहेगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। चलो एक और मैं बात अगर बता दूं, अगर मान लो कि उसने ना ये जो ए बी डिस्टेंस कवर किया ये होता है एक्स और ये भी हो जाता है एक्स, ठीक है, यहाँ वो v1 v2 कुछ भी हो, एक्स अगर डिस्टेंस कवर करता है उसमें वो टाइम नहीं बताता, तो उस समय हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज का, यहां देखो उस समय हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये कब होगा, ये होगा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, और अभी हमारा टाइम इक्वल दिया हुआ है तो हमारा टाइम इक्वल का केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप ये याद करके रखें, इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब टिक कर ले हम अपने आंसर को। तो हमने क्या आंसर निकाला था, हमने आंसर निकाला था 1 + v2/2, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हमारा 5 नंबर सवाल है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और ये जो, ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ना बेसिकली हमें ग्रेविटेशन वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है तो वो बताना है। तो देखो जब कोई भी बॉल यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में वो कोई वेलोसिटी से जा रहा होगा, सपोज वो v वेलोसिटी से जा रहा होगा। बट ट्विस्ट ये है ना कि g तो इसमें अभी भी नीचे लग रहा है, g इसमें अभी भी नीचे लग रहा है, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो g इसमें अभी भी लगेगा, भले वो मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो इसलिए g यहाँ हमेशा डाउनवर्ड लगती है। इसलिए एक बात और बताऊँ, अब देखो एक वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर चला गया, ये g इधर चल गया, इसलिए इस दोनों का रिजल्टेंट देखो बीच में आया है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जी लगता है, मुझे लगा डायरेक्शन पूछा है, कितना होगा वो पूछा है, तो जी होगा, तो जी आप मार दोगे राइट आंसर, ठीक है। खैर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, कोई बात नहीं। देखो अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है तो आप डाउनवर्ड मारते हैं, पूछा है कितना लगेगा तो आप जी मार के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमें पूछता है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर इज अलोंग, किसके अलोंग लगता है। तो आप जानते हो अगर कोई भी, ये एक सेकेंड मेरे पास है ही, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और एक पार्टिकल इस पे मान लो यहाँ पे पहले था, वो इस पॉइंट पे पहले था, अब वो मूव करके इस पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा है तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो बेसिकली किधर होता है, ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो आप याद रखें जो वेलोसिटी वेक्टर इस केस में होगी हमेशा, इस केस में वो हमेशा होती है अलोंग द एक्सिस। तो आप देख लो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ। ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है, आप जानते हो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पाराबोला। तो पाराबोला इज आवर राइट आंसर हो जाएगा, पाराबोला। 8 नंबर सवाल पे आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन बी जीरो रिजल्टेंट इन। तो इसके लिए हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, चलो मैं पेज पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने पेज पर। क्वेश्चन में हमें बोला था कि कितने वेक्टर ले अनइक्वल मैग्नीट्यूड के तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो पहली बात तुम ये सोच सकते कि 2 वेक्टर ले लेते हैं 5-5 न्यूटन के, ठीक है, और वो अदर देन 2 भी बोला था, तो बेसिकली तो 2 वेक्टर लेना नहीं है हमें। और तो मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है, बट हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम ये नहीं लगा सकते। तो कितने वेक्टर लेके उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने देखो आपको यहाँ तीन वेक्टर लेकर दिखाया है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा कुछ ऐसे 5 न्यूटन का, ठीक है। तो ऐसे 5 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, और 5 न्यूटन का हमने इधर भी लगा दिया है, और हमने कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया। देखो
हमने मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं लिया, अनइक्वल लिया। 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, हमने अनइक्वल वेक्टर लिए हैं, ठीक है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में आया 5 न्यूटन का, और इसका इधर पहले से 5 न्यूटन है, तो कट पिट के हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 0 न्यूटन हो जाएगा, ये कट गया। तो बेसिकली 3 वेक्टर अगर हम लेंगे, कम से कम 3 वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तो वो 0 हो जाएगा। हमसे कम पूछा है, हम 4 भी ले सकते हैं, 4 वेक्टर से भी हो जाएगा अनइक्वल, बट हमें जब कम से कम पूछा है तो हम 3 में जाएंगे, क्योंकि 4 से कम होता है 3। तो चलते हैं अब अपने आंसर की ओर, आंसर टिक करते हैं। तो 3 2 वेक्टर्स में नहीं होगा, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड अगर भाई आप इधर लगा दो 5 न्यूटन का, इधर लगा लो। अब अनइक्वल बोला था, आपको 500 लेना नहीं होगा, 4 लोगे या फिर 5 से ज़्यादा लोगे तो कहाँ हुआ 0, बट 3 में हमने आपको करके दिखाया, 3 4 5 लेके दिखाया और वो 0 हो गया था। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है 9 नंबर, ये है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट प्लेन। तो आप एक बात याद रखो, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है, मान लो ये कोई ब्लॉक है अगर, और अगर ये रेस्ट में है ना, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी 0, ठीक है। जब तक आप इसे हिलाने का प्रयास ना करो, जब आप हिलाने का प्रयास करोगे इसको, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, बट जब ये रेस्ट में है तो इस पर 0 फोर्स लगेगा, 0 फ्रिक्शन फोर्स, तो 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा 10 नंबर, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स। देखना यहाँ फोर्स सेम दिया हुआ है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द हैवियर बॉडी इज। तो चलो इसके लिए हमें पेज की जरूरत फिर से पड़ेगी, चलता हूँ पेज और वहाँ आपको समझाता हूँ। ये आ गए हम भाई अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो हुआ था कि एक बॉडी है जिस, ठीक, ए, दूसरा बॉडी है बी, ठीक है, और बोला दोनों पे सेम फोर्स लगा। तो ए बॉडी का हमने मान लिया फोर्स ए, एफ ए, और बी बॉडी का हमने मान लिया फोर्स एफ बी, और इसमें बोला ना फोर्स इक्वल है, तो एफ ए एफ बी इज इक्वल टू हमने एफ मान लिया। और बोला जो लाइटर मास है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन दिया था हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास दिया था, एक सेकेंड इसका मास लिख ले हम, इसका मास था हमारा 4 kg, ठीक है, और इसका मास था हमारा 5 kg। अब आप समझ गए। और फोर्स बोला है सेम, तो अब हमें इसका ना एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम यहाँ पहले फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। आप जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो फोर्स हमारा चल जाएगा, मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन दिया हमारा 2 kg, तो ये हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन का, ठीक है। तो ये आगे हमारा 8 न्यूटन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बताया ना कि इसका फोर्स 8 न्यूटन, मतलब एफ बी भी 8 न्यूटन होगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला, एफ बी बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ हमारा कितना हो गया 8 न्यूटन, मास कितना है 5 kg, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 8/5। आप इसे काटोगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 1.6, ये एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर राइट आंसर। इसका हमने जो आंसर निकाला था 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सवाल 11 नंबर हमसे हमारा पूछ रहा है, द मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन। ये बेसिकली ना इनर्शियल मास का डेफिनेशन है, ठीक है, तो आप इसको याद ही करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है, इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, तो द इनर्शियल मास हो जाएगा राइट आंसर। नंबर, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। तो आपको मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। गन ऐसा ही बनता है ना, अच्छा कुछ भी बन गया। ये गन है और इसने बुलेट फायर की इधर, तो इसका मान लो आप इधर मान लो इसने बुलेट फायर की, तो इसका मास हो जाएगा बड़ा M, इसका U हो जाएगा, और इसका मान आप लोग मास छोटा M और इसका U मान लो, ठीक है। और यहाँ क्या बोला, एक वर्ड आप पकड़ो, और फायरिंग। तो आप एक चीज़ जानते हो ना, बिफोर किसी का भी वेलोसिटी 0 होता है, और हमसे बेसिकली लीनियर मोमेंटम पूछा है, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एम भी मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, एम भी होता है, ठीक है। तो आप जानते हो अगर हमारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अगर ये हमारा 0 होगा तो पूरा मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो 0 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, एक्शन रिएक्शन क्या है। तो भाई यहाँ इसमें ना ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। आप देखो, आपको पता है ना एक्शन रिएक्शन हमेशा उल्टी दिशा में लगते हैं, तो गया
इक्वल होते हैं बट उल्टी उल्टी दिशा में लगते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, आर इक्वल बट एक्ट इन सेम डायरेक्शन गया। अब यहाँ पे है ट्विस्ट, ये जो ऑप्शन 3 और 4 है ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन दोनों सही है। क्या है ना कि देखो कभी भी एक्शन रिएक्शन लगते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। और वो एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडी, और वो 2 डिफरेंट बॉडी पे भी लगते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो गया। खैर इसका आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो चलो इसके लिए हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं अपने पेज पर, इसे सॉल्व करते हैं आगे अपने पेज पर, ठीक है। और यहाँ हमें डाटा जो दिया गया है कि एक 100 kg का मास है, ठीक है, वो नीचे गिरता है यहाँ पे 10 मीटर में लिख देता हूँ, एक सेकेंड, वो 10 मीटर हाइट से नीचे अगर गिरता है तो हमें उसका काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जो बढ़िया लगे आप वो कर लेना, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 1 ये है कि अगर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम इसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, पी ई दैट इज इक्वल्स टू होता है हमारा mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा mgh। अब आप सारा वैल्यू पुट कर दो। अगर हम सारा वैल्यू करेंगे, पुट कर दिया हमने सारा वैल्यू, देखो मास हमने 100 kg रख दिया, xg हमने 9.8 ले लिया, और ये हमने h ले लिया 10 मीटर। तो आप ये अगर करोगे सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा टोटल 9800 जूल। तो ये क्या है हमारा, ये इस पॉइंट पे बेसिकली इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा है, तो आपको पता होगा कि ये बेसिकली यहाँ पे आएगा तो इसका जो सारा पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे आने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये 9800 जूल। तो यहाँ पे यही हमारा आ जाएगा 9800 जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन 1 है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये करना, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन 2 दे देता हूँ। चलो सॉल्यूशन 2 की ओर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछा है ना काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ का हमें वेलोसिटी पहले निकालना होगा। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी निकालेंगे, v² - u² बराबर 2as। तो v² ये यहाँ का वेलोसिटी, और u² जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो यहाँ पे जब था तो ये तो रेस्ट में था, तो ये था कितना 0। तो हम 0 का 0 नहीं लिखेंगे, तो हम v² लिख देंगे -0 बराबर 2as। तो अगर हम v² एक सेकेंड, v² बराबर लिखेंगे, दो बार स्क्वायर हो गया, v बराबर लिखेंगे हमारा तो √2, और ये जो a है आप इसको g लोगे यहाँ पे, और s ये हमारा हो गया 10 मीटर। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। और चलो तो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अब इसका डाटा पुट कर दो, ये कर दिया हमने इसका डाटा पुट 1/2, मास हमारा 1000 kg दिया था, और वेलोसिटी जो यहाँ से निकला था यहाँ पे। अब बेसिकली जब आप इसके स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हमारा सिंपल आ जाएगा इस तरह से, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा हमारे पास 100 × 10 × 9.8। अगेन ये हमारा आ जाएगा 9800 जूल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको जो सॉल्यूशन अच्छा लगे आप एक बार, अगर आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप वेलोसिटी एक बार निकाल लोगे यहाँ से, यहाँ से जो मैंने बेसिकली वेलोसिटी कहाँ बताया, हाँ यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेना, हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे। तो इसका राइट आंसर हमने निकाला 9800 जूल। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ये जो ऊपर है 3 दिए हुए हैं, ये आप याद रख लेना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जाम में हो सकता है पूछते कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, तो आप ऊपर वाले कंजर्वेटिव है और ब्लू वाला नॉन कंजर्वेटिव है, और यही हो जाएगा हमारा ब्लू वाला आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, पूछ रहा है हमसे, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ फोर्स। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो इसके लिए अगेन हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलो तुम्हें पेज पे समझाता हूँ। तो भाई ये रहा हमारा, हम आ गए अपने पेज पर। ये क्वेश्चन हमारा
कि 10 मीटर डिस्प्लेस किया है और ये जो है 50 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पे इन्होंने एंगल बताया है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का इन्होंने एंगल बताया। तो हमसे बेसिकली पूछा है वर्क। तो आप जान रहे हो ना कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट उधर जाएगा। तो चलो मैं इसका कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रहे इसके कंपोनेंट, देखो एक इस एलोंग आया, एफ कॉस 60 आएगा। खैर ओवरले हो गया तो पता नहीं चला, तो मैंने इसे ऊपर बना दिया। एफ कॉस 60 इधर आ जाएगा, एफ साइन 60 इधर आ जाएगा। अभी देखो जो एफ साइन 60 का जो वर्क है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है 90 डिग्री। तो एफ साइन 60 का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, हम बेसिकली इसी से लेना देना है। तो हम यहाँ वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो हम वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स हमारा था 50 न्यूटन, तो 50। एस है हमारा 10 मीटर, तो इंटू हम करेंगे 10 से, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। आप इसे जब करोगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये हमारा 500 अपॉन में 2, और आप इसे काटोगे तो 250 जूल। तो 250 जूल इज आवर राइट आंसर। तो चलो चलते हैं और उसे टिक कर लेते हैं। आ गए हैं और हमने निकाला था 250 जूल, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द बैलेट डांसर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली जो बैलेट डांसर होता है वो किसका यूज़, कौन से थ्योरम का यूज़ करता है। ये जो बैलेट डांसर होता है ना, वो जो बैले डांस नहीं करते, ऐसे करके फीमेल होती है, वो ऐसे करके नाचती है गोल गोल, ऐसे करके गोल 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 नाचती है। तो बेसिकली वो यूज़ करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि देखो इसे जब स्लो होना होता है तो अपना हाथ फैला लेती है, और इसे जब तेज घूमना होता है तो हाथ को सिकुड़ लेती है। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। 18 नंबर सवाल। तो ये मैंने पिछले सवाल में भी करवाया था। तो ये बेसिकली आपका नहीं डिपेंड करता है एंगुलर वेलोसिटी पे। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। 19 नंबर सवाल है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेशनल इज एनालॉग ऑफ, ये है फोर्स। ये जो टॉर्क होता है वो एनालॉग ऑफ फोर्स होता है, इसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब यहाँ देखो पूछा है क्वेश्चन, जी का मान 0 कहाँ हो जाता है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0 एट। तो इसके लिए भी हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, और चलो मैं पेज भी बता दूँ। देखो मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ कि कहाँ 0 होता है, ठीक है, पर मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं पेज पे। आगे अपने सवाल पे देखो, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो छोटा जी होता है उसका फॉर्मूला आप जानते होगे, जी इज इक्वल होता है GM/r²। अब ये जो डेप्थ, जो गहराई पे जाने पे है ना होता है, वो कैसे वेरी करता है, तो वो ऐसे वेरी करता है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा है। तो पूछा मैं जी कहाँ 0 हो जाएगा, जब आप जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस, जब आप इस h को रेडियस के बराबर रख दोगे, जब आप रेडियस को h के बराबर रख दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे कोर में। कोर बोले तो सेंटर ऑफ अर्थ में। तो आप यहाँ पे अब रखो, पुट करो, आप h को r पुट कर दो, फिर यहाँ r पुट कर दो, और ये काट दोगे तो ये आ जाएगा ऐसे g1 - 1 दैट इज g इंटू 0। एक सेकेंड सॉरी, g इंटू 0, तो यहाँ हो गया हमारा 0। तो g हमारा कहाँ 0 होगी, कोर में, मतलब बोले तो सेंटर में। ये कोर मतलब सेंटर होता है, तो सेंटर पे हमारा हो जाता है 0। और कैसे 0 होता है, वो ऐसे 0 होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब चलो चलते हैं वहाँ पर आ गए हैं वापस, और हमने जी कहाँ पे 0 निकाला था, एकदम कोर बोले तो सेंटर में। तो द डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, द डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेंटर। क्या होता है, सेंटर होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो द डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, ए भी टिक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर सवाल, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट। ये देखो ये कहाँ मैक्सिमम होगा, चलो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलता हूँ इसके लिए पेज। तो आगे हम पेज पर, और हमसे चलो तो आप ये जानते हो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो केस 1 अगर आप मान लो r जो होता है डिस्टेंस होता है, r को अगर आप 0 रखोगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, और केस 2 में अगर आप r को इन्फिनिटी रखते हो तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0। ठीक है, 0। r को इन्फिनिटी रखने पे पोटेंशियल एनर्जी आता है 0, और r को 0 रखने पे पोटेंशियल एनर्जी आता है -इन्फिनिटी।
तो आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो जीरो ही हो सकता है। और नेगेटिव तो कम को दर्शाता है और जीरो ज़्यादा को दर्शाता है। तो हमारा जीरो कब आ रहा है, जीरो मतलब ज़्यादा हो गया, नेगेटिव मतलब कम हो जाएगा। तो जीरो हमारा कब आ रहा है, जब आर को हम इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आ गए हैं इस पर, और हमने क्या आंसर निकाला था इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो टाइम पीरियड का मैं अगर आपको फॉर्मूला बता दूं तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, रूट अंडर आर क्यूब अपॉन में जी एम। ठीक है, और ये पूरा रूट में है। तो ये जो मास है ना, ये होता है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ सैटेलाइट नहीं होता, ये मास ऑफ अर्थ होता है। तो इंडिपेंडेंट ये किसके हो गया, ये खुद के मास के इंडिपेंडेंट हो गया, तो मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये तो फॉर्मूला हमसे पूछ दिया है। तो इलास्टिक एनर्जी ऑफ द स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका राइट आंसर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बटा यंग्स मॉडुलस, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर सवाल हमसे हमारा पूछता है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट इज कॉल्ड। क्रॉस सेक्शन हम लोग यूनिट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना करके दिखाऊं तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, उसके बाद ये एक पॉइंट ऐसे जाता है, ऐसे घूम के फिर ऊपर जाके ये, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 25 नंबर, द विस्कोसिटी ऑफ, वो विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है और घटती है। तो हम लोग जानते हैं विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो हमारा इंक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज गोइंग टू राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है, वाटर कैन राइज अप टू हाइट एच द कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट साइज द वाटर इन द ट्यूब विल नॉट ओवरफ्लोन। ठीक है, ये नहीं भागेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखो ये बहुत आसान सवाल है, ये हमारा प्रेशर बेसिकली हमसे पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन है कि द सर्कुलर पिलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया किसी का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ इतना, ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है और ये वेट 60 kg है इसका, तो व्हाट इज़ द प्रेशर। तो इसके लिए भी हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलो चलते हैं पेज के पास। देखो एरिया आपका दिया है इतना, मास दिया है इतना, हमसे प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब ये अगर कोई सर्कुलर है, ये ऐसे करके कोई डिस्क है, और अगर इसका मास इतना है तो ये फोर्स कितना लगाएगा, नीचे mg ही तो लगाएगा, तो इसीलिए फोर्स अपॉन एरिया को हमने लिख लिया mg/a। तो बस प्रेशर इज इक्वल टू हमारा हो गया mg/a। फॉर्मूला लगा तो मास कितना है, इसका मास है हमारा 60 kg, और ये हमने लगा दिया पूरा फॉर्मूला। यहाँ हमने बैठा दिया मास 60 kg, ये जी हमने ले लिया 9.8, और ये जो एरिया है, एरिया जो ऊपर दिया है हमें 60 × 10⁻³ ये 60 से 60 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9.8, और 10 ऊपर 3 जाएगा, तो 10⁻³ प्लस में हो जाएगा 9.8, ठीक, 10 × 10⁻³ प्लस 3। पास्कल आप लिख सकते हो, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी होगा ऑप्शन में आप वो लिखोगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आया था 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम टू एरिया एंड लीनियर वॉल्यूम एंड एरियल एक्सपेंशन इज। ठीक है, तो चलो इसका आंसर हम निकालते हैं। तो इसका मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। तो आप जानते हो ना, जो लीनियर होता है, तो लीनियर के लिए हमें होता है हमारे पास अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ठीक है, और एरियल वॉल्यूम, ठीक है, पहले इसका क्या पूछा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गामा के लिए होता है हमारे पास 3α, ठीक है, और इसका पूछा एरियल, तो बीटा होता है हमारा 2α। तो देखो रहे हो आप, हमसे पहले क्या पूछा है, तो आप इसे याद रखो, हमसे पहले पूछा है एरियल, तो एरियल क्या होगा, अल्फ़ा, तो 1 पहले, जिसमें पहले ऑप्शन होगा, जिसमें पहले 1 होगा वो होगा हमारा आंसर। फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला हमारा 3 है, तो 3, तो 1:3:2 हो गया हमारा राइट आंसर। तो 1:3:2, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। जीरोथ लॉ तो आपको पता है ना, जीरो लॉ क्या बताता है
ये लीड टू द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है। हमें पता है फर्स्ट लॉ बता गया था, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद जीरोथ लॉ हुआ था। जीरोथ लॉ मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है। जीरो लॉ कहता है अगर कोई बॉडी ए है और बॉडी बी है, अगर इन दोनों में इक्विलिब्रियम है और बॉडी बी है, और वो अगर बॉडी सी से अगर इक्विलिब्रियम में हो गई, मतलब उस दोनों का बी और सी का टेम्परेचर सेम हो गया, तो ए और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर सवाल है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला। देखो यार, मेयर्स फार्मूला आप ये जानते हो, माइनस वाला होता है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ये द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आपको बताना है बेसिकली, तो हमें डी क्यू के बारे में बताना है। तो डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस डी यू होता है हमारे पास। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी किस में है, इसमें तो पी डी, हाँ ऑप्शन नंबर ए, पी डी वी प्लस डेल्टा यू। ठीक है, बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। 33 नंबर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का क्या होता है, तो ये कैसे कैसे डिपेंड करता है हमें ये बताना है। तो चलो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो ये है हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 के बी टी इज इक्वल टू 3/2 आर अपॉन एन इज इक्वल टू टी। तो आपको यहाँ टी दिख रहा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है, तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अपने पेज पर वापस ये कि तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 34 नंबर हमारा सवाल आ गया हमारे पास। 34 नंबर सवाल है ए गैस बिहेव्स एज ऑन आइडियल गैस एट। ये कब आइडियल गैस बिहेव करती है, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज राइट आंसर। ठीक है, 35 नंबर सवाल है लो, इतना आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन रिप्रेजेंट एट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये हमारा होता है साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, डी इज द राइट आंसर। अब हम आ गए अपने 36 नंबर सवाल पे। ठीक है, सवाल है अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग इज सिटिंग इन द पोजिशन स्टैंड्स अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए अगेन हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलो चलते हैं पेज पर। आ गए हम अपने पेज पर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन से पूछा, ये जो बच्चा है ये अभी झूल रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके झूल रहा है। तो बेसिकली जब ये खड़ा हो जाएगा तो फिर टाइम जो है वो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। तो ये है लेंथ, और इसको जो बोलते हैं ना, ये यहाँ से फंसा हुआ है, और ये जो लेंथ होता है, ये बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना, ये लेंथ पता है कहाँ से नापते हैं, एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मान लो यही बच्चा को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बीच में होगा, और ये एल। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू होता है 2 रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि बच्चा खड़ा हो जाता है। तो इसका मैं अगेन तस्वीर बना दूँ। ये देखो, ये बन गया हमारा तस्वीर, थोड़ा सा ख़राब है, कोई बात नहीं। तो देखो, ये अगर खड़ा हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास नीचे था, अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एल होगा ना, एल डैश, ये कम हो जाएगा ओरिजिनल एल से। एल डैश ओरिजिनल एल से कम हो जाएगा। तो तुम सिंपल यहाँ देख लो फिर। तो टी इज इक्वल टू जो हमारा 2 रूट अंडर एल बाई जी। अब ये एल डैश अगर कम हो गया है, एल डैश अगर डिक्रीज हो गया, तो टोटल टी भी है, टोटल जो टी डैश है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो टी डैश लेस देन ओरिजिनल टी, तो डिक्रीज हो जाएगा राइट आंसर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टी डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इज आवर राइट आंसर, डिक्रीज। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल है अलॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2, यार देखो यहाँ 2 किलोमीटर नहीं है, वो सेंटीमीटर में होगा, गलती से यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है। खैर आप उसे नहीं मानोगे, ये किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे से सेंटीमीटर मानोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा, अगर कोई स्प्रिंग का जो वो होता है, स्प्रिंग होता है, वो अगर 2 सेंटीमीटर था तो पोटेंशियल एनर्जी था V, और अगर वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, बहुत आसान है। जो होता है ½ के x²।
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, आप इसे याद रखना। तो जब तो आप इस प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी लेंथ के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो, जब हमारा लेंथ था 2 सेंटीमीटर, तो वो था u। अब हमारा लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, तो कितना गुना हो गया है, 5 गुना 5x हो गया है। तो ये भी हमारा 5 का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 25u हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर डी 25u, मतलब भी जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर हमारा सवाल है जो हमसे पूछता है। 38 नंबर सवाल क्या है, द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इन अ स्टेज स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी सॉरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। अब हमेशा याद रखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछा है तो 1 2 3 हो जाएगा आंसर। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूछता है तो 1 2 3 4 हो जाता आंसर। ठीक है, 40 नंबर हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा वेव होता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में ट्रांसमिट करता है, तो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये था आज आपका 40 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताने का कोशिश किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें दोस्तों में अपने, लाइक करें प्लस में वीडियो को, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। ठीक है, चाहता हूँ अब आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।